नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए इसको जानते हैं। देखिए, भारत में लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में उनकी महत्वाकांक्षाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ। कंपनी के शासनकाल में भारत में लोक सेवकों का चयन हेलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था दोस्तों। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ने लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया। इसके अनुसरण में भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई थी। इस्लिंगटन आयोग 1912 की रिपोर्ट पर इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने पर विचार हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया तथा 1922 में लंदन और भारत में इलाहाबाद में एक साथ परीक्षाएं आयोजित हुई थी दोस्तों। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 ईस्वी में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य थे। सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किया गया दोस्तों। लोक सेवाओं के प्रकार। नंबर 1, अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। दूसरा है केंद्रीय या संघीय सेवाएं। इसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता, केंद्रीय सूचना सेवा आदि आते हैं दोस्तों। और तीसरा है राज्यों की लोक सेवाएं। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवाएं, राज्य पुलिस सेवाएं, राज्य शिक्षा सेवा, राज्य नियोजन सेवा आदि आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 14 को 2 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 है लोक सेवाएं तथा अध्याय 2 है आयोग के बारे में। लोक सेवकों की पदावधि। अनुच्छेद 310 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा प्रतिरक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है दोस्तों। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण। नंबर 1, लोक सेवकों को ऐसे प्राधिकारों द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा जो उनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के अधीनस्थ हों। नंबर 2, किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध या कोई पदच्युति का या हटाने का या पदावनत किए जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जांच द्वारा वो दोषी न पाया जाए।
अब हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में यह प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है। सदस्यों की सेवा शर्तें। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाती है। दोस्तों नोट, आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सदस्यों की नियुक्ति और पदोन्नति। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में अनुच्छेद 316 में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम कर चुके होते हैं। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार यदि आयोग का अध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तथा राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक पद धारण करता है। संघ लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। नोट, किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। सदस्यों को हटाना और निलंबन किया जाना के बारे में अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 319 के अनुसार नंबर 1, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। नंबर 2, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण कर सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है।
लोक सेवा आयोग के कृत्य अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा आयोग के कृत्य का वर्णन, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं तथा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा। नंबर 2, यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से अधोलिखित विषय पर परामर्श किया जाएगा। नंबर 1, सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर। नंबर 2, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। नंबर 3, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में पेंशन के किसी दावे पर या रकम विषयक प्रश्न पर। नंबर 3, संसद या राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के को अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। आयोग के व्यय यथास्थिति भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अनुच्छेद 322 में कहा गया है। तो इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।